हेलो बच्चों, हम लोग 30 मिनट्स के अंदर चैप्टर नंबर 11 ड्यूअल नेचर को पूरा बढ़िया से रिवाइज करने वाले हैं। पूरी एक एक चीज मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर इजी फिजिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फुल चैप्टर इन 30 मिनट्स, और ये रहा ड्यूअल नेचर, जिस चैप्टर की बात हम लोग करेंगे। कई बच्चों को रहता है कि सर जो आप पढ़ा रहे हैं उसका अगर उनको पीडीएफ मिल जाए तो आसानी होगी। तो बहुत आसानी से आप डाउनलोड कर लीजिए अरविंद एकेडमी ऐप को। उसके बाद उसके स्टोर सेक्शन में जाइए और यहाँ क्लास 12 फ्री पीडीएफ नोट्स दिख रहे हैं। इसको आप डाउनलोड करके अपने लिए पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या करना है, डाउनलोड करना है अरविंद एकेडमी ऐप को, स्टोर सेक्शन में जाकर अपनी पीडीएफ ले लेनी है अगर आपको उसकी रिक्वायरमेंट लगती है तो। चलिए पढ़ाई की बात शुरू कर लेते हैं। वर्क फंक्शन क्या होता है? देखिए, वर्क फंक्शन होता है किसी भी मेटल सरफेस पे मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन। यानी वो मिनिमम एनर्जी कितनी है जिससे हम इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सके, उसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। तो यही पे यहां पे दिखा द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू जस्ट एस्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस, इसे बोलेंगे वर्क फंक्शन। जो वर्क फंक्शन होता है वो दो चीजों पर, कई चीजों पर डिपेंड करता है। दो मेन चीजें हैं। एक तो नेचर ऑफ मटेरियल, कि भाई कौन सा मटेरियल, बिस्मिथ है, कॉपर है, क्या है, कौन सा मेटल है। दूसरा उसकी कंडीशन क्या है, यानी उस मेटल सरफेस के ऊपर कोई पॉलिश वॉलिश तो नहीं की है। ये दो इंपॉर्टेंट बातें जो आपसे पूछी जाती हैं। और ये डिनोटेड बाई डब्ल्यू नॉट से कई किताबों में दिखाया जाता है और कई किताबों में फाई नॉट से दिखाया जाता है। ये वर्क फंक्शन का सिंबल है। इसकी एनर्जी को हम मेजर करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। तो ये इसकी बातें हो गई। अब दूसरी बात, जैसे चैप्टर था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? जब किसी मेटल सरफेस पर सफिशिएंटली हाई फ्रीक्वेंसी की अल्ट्रा यूवी रेस पड़ती हैं, तो वो जब उस समय इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है तो इस पूरे फिनोमिना को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जो इलेक्ट्रॉन निकला है उसे बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। समझ गए आप? ये सफिशिएंटली हाई फ्रीक्वेंसी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक कॉन्सेप्ट है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का, अगर उससे कम की फ्रीक्वेंसी रही तो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल ही नहीं होगा। इसीलिए बोला जाता है कि जो यूवी रेज है, अल्ट्रावायलेट रेज, ये सफिशिएंटली हाई फ्रीक्वेंसी की होनी चाहिए। तो पूरा फिनोमिना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और ये इलेक्ट्रॉन का नाम रखा जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन। ये यहां पे मैंने लिखा भी हुआ है, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं समझाने का प्रोसेस कर रहा हूं। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा, कि कुछ ऑब्जर्वेशन आपके कोर्स में है, कई बार टीचर स्किप कर देते हैं। तो मैं सोच रहा हूं उसको स्किप ना किया जाए, आप तक पूरी बात पहुंच जाए। लगता है मुंह में बाल आ गया है। खैर, अब ये क्या था, हर्ट्स ने एक्सपेरिमेंट किया था, जो कि हर्ट्स ने पहली बार 1887 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को फाइंड किया था, डिस्कवर किया था। तो उन्होंने कैथोड एनोड लगाई थी। ये बेसिकली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उन्होंने उसको प्रोड्यूस करने का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो कैथोड पर बीच में ये देखिए दो मेटल बॉल्स थी, तो इनके बीच जब ये इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस तगड़ा क्रिएट किया जाता था तो यहां पे स्पार्किंग होती थी इन मेटल बॉल्स के अंदर। ये जो मेटल बॉल्स है, अब इन्होंने क्या किया, यहां पर एक अल्ट्रावायलेट रेस का बल्ब लगा दिया। तो इस कैथोड पर जैसे ही यूवी रेस का बल्ब डाला, ये स्पार्किंग आसानी से और ज्यादा होने लगी। तो वो समझ गए कि यहां इसका मतलब है कि जो उस समय तो इलेक्ट्रॉन खुजा नहीं था, लेकिन वो समझ गए कि कुछ निगेटिव पार्टिकल आराम से निकल पा रहे हैं यूवी बल्ब डालने के ऊपर। इसीलिए बोला जाता है कि 1887 में हेनरी हर्ट्ज ने इसको डिस्कवर किया था, ऐसा बोल सकते हैं। तो हाई वोल्टेज स्पार्क्स मोर इजिली, जब इसके ऊपर लगाया गया तो काफी आसानी से एमिटर प्लेस वाल इल्यूमिनेटेड बाय यूवी लाइट, आप इसको पकड़ पाए होंगे। अब और जो ऑब्जर्वेशन है, हल्वेश एंड लेनर्ड्स ऑब्जर्वेशन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए एक इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर इन्होंने एक जिंक प्लेट लगा दी थी, दो साइंटिस्ट है बेसिकली, ये यूवी रेस डाली यहां पर और यहां से फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए। तो इसका कंक्लूजन कैसे किया कि अगर शुरू में ये प्लेट अनचार्ज थी, इनिशियली अगर निगेटिव चार्ज थी तो अनचार्ज हो गई, अगर ये निगेटिव चार्ज थी तो अब ये अनचार्ज हो गई, और इनिशियली ये अनचार्ज थी तो अब ये पॉजिटिव चार्ज हो गई, और शुरू में अगर पॉजिटिव चार्ज थी तो पॉजिटिव चार्ज और बढ़ गया। इन तीनों चीज से समझ में आ रहा है कि कोई यहां से निगेटिव पार्टिकल निकला है बाहर, तभी तो ये निगेटिव निकल गया तो ये चार्ज हो गया, निगेटिव निकल गया तो पॉजिटिव चार्ज हो गया, और पॉजिटिव था तो और पॉजिटिव हो गया। तो इन्होंने कहा कि यहां से निकलने वाले जो पार्टिकल्स हैं वो यहां पर कोई निगेटिव पार्टिकल है, क्योंकि उस समय तक खुजा नहीं था इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में मालूम नहीं था, बाद में पता चला। तो ये फोटो इलेक्ट्रॉन यहां पर कहेगा कि यहां से फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं ऑन द एक्सपोजर ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज ऑन द जिंक प्लेट। अब उसके बाद हेल्वेस लेनर्ड्स का ऑब्जर्वेशन क्या था, उन्होंने एक
एक्सपेरिमेंटल सेटअप लगाया, ये वैक्यूम क्रिएट किया, ग्लास क्वार्ट्ज बल्ब लिया और ये कैथोड एनोड रखा, यहां पर करंट को नापने के लिए एमीटर रखा और बैटरी लगाई, और जब यहां पर यूवी लाइट डाली कैथोड पर तो यहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगे। ये पता कैसे चला कि ये एमीटर वाले एमीटर मीटर में करंट फ्लो होने लगी। करंट फ्लो होने का मतलब है कि भाई निगेटिव पार्टिकल निकल के पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, तभी तो करंट फ्लो हो रही है। और जैसे ही इन्होंने यूवी लाइट डालनी बंद कर दी, आपकी करंट यहां पर स्टॉप हो गई। जब यूवी लाइट डाली तो करंट फ्लो हुई, जब यूवी लाइट नहीं डाली तो करंट स्टॉप हो गई। तो वो ये समझ गए कि इसका मतलब है इस कैथोड से कोई निगेटिव पार्टिकल बाहर निकल रहा है। तो ये ऑब्जर्वेशन तीन ऑब्जर्वेशन मोटे तौर पे मैंने आपको बताए हैं। एक तो हर्ट्ज का ऑब्जर्वेशन है, हेल्महोल्ट्ज एंड लेनर्ट्ज का ऑब्जर्वेशन। इसको पकड़े रहिएगा क्योंकि एग्जाम में अगर आ जाए और आपने नहीं पढ़ा है तो आपको लगेगा आउट ऑफ कोर्स आ गया है, ये सिचुएशन ना हो। अब इन्होंने एक और ऑब्जर्वेशन दिया कि भैया किसी भी कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, जिसे आप फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं, एक मिनिमम रिक्वायर्ड ऑफ फ्रीक्वेंसी चाहिए, एफ या न्यू जो भी कहते हो। उस फ्रीक्वेंसी से नीचे अगर आप यूवी रेज डालेंगे तो कभी भी इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा। उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को बोला गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये इसकी डेफिनेशन पूछी भी जाती है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी है जिससे नीचे कभी भी फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होंगे। अच्छा, अब ये आता है एक्सपेरिमेंटल सेटअप। इसमें 3 हीरो आएंगे। ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या है? ये ग्लास एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है। इवैक्यूएटेड का मतलब होता है एयर वगैरह सब निकाल लिया है, कुछ नहीं है, सन्नाटा है उसके अंदर। जैसे कि इलेक्ट्रॉन निकले तो एयर पार्टिकल से, एयर मॉलिक्यूल से टकराए नहीं। ये फोटो सेंसिटिव प्लेट रखी है सी, जिसे कैथोड से कह सकते हो। ये कलेक्टर प्लेट है जिसे एनोड से कहा जाता है, और इनके बीच में हाई टेंशन बैटरी लगा देते हैं। और बीच में पोटेंशियल डिवाइडर है। ये पोटेंशियल डिवाइडर इसलिए कि हम इस कलेक्टर प्लेट के पोटेंशियल को बढ़ा भी सके पॉजिटिव साइड और घटा भी सके निगेटिव साइड, इसलिए पोटेंशियल डिवाइडर की हमको जरूरत पड़ती है। और यहां एक सोर्स है जो कि यूवी रेज निकालेगा। इस सोर्स से लाइट पड़ेगी कैथोड पर और इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और कलेक्टर्स की तरफ कलेक्ट किए जाएंगे। एमीटर, माइक्रोमीटर लगाया करंट को नापने के लिए, वोल्टमीटर लगाया है वोल्टेज को नापने के लिए। ये कहानी। अब यहां पर 3 इंपॉर्टेंट चीजें। पहली तो इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब ये समझे कि जो बल्ब लगाया है सोर्स, लाइट सोर्स, वो 100 वॉट, 200 वॉट, 500 वॉट, 1000 वॉट, अलग अलग वॉटेज का है, तो वो इंटेंसिटी फर्क कर देगा, ऐसे समझ लीजिए। पोटेंशियल, ये जो V है, ये पोटेंशियल बिटवीन प्लेट्स यानी कैथोड और एनोड, या एमिटर प्लेट और कलेक्टर प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। तीसरी बात फ्रीक्वेंसी। ये जो सोर्स लगाए हो लाइट का, ये किस कलर की लाइट निकाली, लाल, पीली, नीली, गुलाबी, वो फ्रीक्वेंसी से समझिए। तो 3 हीरो के खेल से हम पता कर लेंगे क्या कांड होने वाला है। अब देखिए पहला इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड फोटो इलेक्ट्रॉन। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मतलब रहा कि एक बार 100 वाट का बल्ब लगाया, एक बार 200 का लगाया, फिर 1500 का लगाया, अलग अलग वॉटेज का। तो जब अब अलग अलग वॉटेज के बल्ब आप लगाते हो इस सोर्स पर, तो आप क्या, यहां पे 3 चीजें देखिए हाईलाइट की है बड़ी सुंदर तरीके से। फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड रखी है। लाल कलर का बल्ब है तो लाली कलर रखा है, उसको नहीं बदला, वॉट बदला है, इंटेंसिटी। एक्सीलेटिंग पोटेंशियल भी फिक्स है। एक्सीलेटिंग पोटेंशियल मतलब कैथोड और एनोड के बीच का जो पोटेंशियल है उसको भी सेम रखा है, उसको भी डिस्टर्ब नहीं कर रहे, बढ़ा घटा नहीं रहे। केवल इंटेंसिटी नॉट फिक्स्ड है। 100 वॉट, 200 वॉट, 500 वॉट लगा रहे। तो क्या देखा कि जैसे जैसे इंटेंसिटी ऑफ लाइट आप बढ़ाते हो, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, इसको स्मॉल आई से लिख देते हैं, वो बढ़ती जाती है। ये एक लीनियर ग्राफ आता है और ये ग्राफ आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सरल भी है, इंपॉर्टेंट भी है। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाने पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट लीनियरली बढ़ती है। ये पहला इफेक्ट हम यहां से जान पाए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब इन दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल चेंज करके हम देखेंगे क्या असर आ रहा है। तो यहां पे 2 चीजें निकल के आएंगी, वो ध्यान रखिएगा। यहां पर पहली चीज ये देखिए, फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी, लाल कलर की लाइट है तो लाली रखी। फिक्स्ड इंटेंसिटी, 100 वाट का बल्ब है तो 100 वाट का रखा। चेंज क्या किया? चेंज इन दोनों प्लेटों के बीच का पोटेंशियल चेंज किया। जैसे मैं बता चुका हूं कि इनके दोनों प्लेटों के बीच के पोटेंशियल को आप पॉजिटिव साइड बढ़ा भी सकते हैं, एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल बोलोगे, और माइनस साइड दे दोगे तो उसको रिटार्डिंग पोटेंशियल बोलोगे। तो इसीलिए यहां पे देखिए 0 लिखा हुआ है, यानी कि ये
कलेक्टर प्लेट विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड जीरो, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं। इधर जा रहे हैं तो दिस इज पॉजिटिव साइड, इसको बोलते हैं एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल, और इधर जाते हो निगेटिव साइड तो रिटार्डिंग पोटेंशियल। ठीक, बढ़िया। अब आप क्या करते हो, जैसे जैसे ये एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल बढ़ाते हो धीरे धीरे करंट बढ़ती है। देखिए बढ़ने के बाद सैचुरेट हो जा रही है। सैचुरेट होने का मतलब एक मैक्सिमम वैल्यू पहुंच गई, उसके बाद यहां पहुंचने के बाद आप कितना भी एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल बढ़ा लीजिए ये वैल्यू नहीं बढ़ेगी। बात समझ में आई? तो जब आप एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल देते हो तो धीरे धीरे करंट की वैल्यू बढ़ती है और उसके बाद मैक्सिमम अचीव हो जाती है, सैचुरेट कर जाती है। अगर आप इंटेंसिटी को बढ़ा दें, यानी 100 वॉट की जगह आप 200 वॉट का बल्ब लगा दें, तो नेचर यही रहेगा, लेकिन सैचुरेशन करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। ये देखिए ये ज्यादा हो गई। और 200 वॉट की जगह 500 वॉट का बल्ब लगा दें तो नेचर वही रहेगा, लेकिन सैचुरेशन करंट की वैल्यू और बढ़ जाएगी, यहां पर चली जाएगी। बात समझ में आ रहा है ना? यानी इंटेंसिटी बढ़ाने पर सैचुरेशन करंट की वैल्यू बढ़ जाती, ये यहां से पकड़ा। ठीक, तो ये ग्राफ आप समझ पाए। दूसरी बात देखते हैं जिसको हम यहां पर देखिए सैचुरेशन करंट के कॉन्सेप्ट को समझे। अब यहां पर कट ऑफ या स्टॉपिंग पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल क्या होता है? इस कलेक्टर प्लेट को विद रिस्पेक्ट टू कैथोड हम रिटार्डिंग या निगेटिव पोटेंशियल देते हैं। जैसे कि भाई ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसको अगर हम निगेटिव दे देंगे तो ये रिपल्शन देगा, तो ये इलेक्ट्रॉन पहुंच नहीं पाएगा यहां, है ना, रिपल्शन की वजह से। तो यहां पर देखिए थोड़ा गला खराब है मेरा, तो इधर आप रिटार्डिंग पोटेंशियल देते हैं तो ये करंट की वैल्यू गिरती जाती है और एक समय ऐसा आता है कि करंट फ्लो ही नहीं होती, मतलब एक भी इलेक्ट्रॉन यहां तक पहुंच नहीं पाता, इतना रिटार्डिंग पोटेंशियल आपने दे दिया है। अब इंटरेस्टिंग बात क्या देखी गई कि अगर हम इंटेंसिटी को बढ़ा भी दें 100 वॉट की जगह 200 वॉट या 500 वॉट या 1000 वॉट, तो भी स्टॉपिंग पोटेंशियल सबके लिए सेम आता है। ये देखिए सब मिल रहे हैं एक ही जगह, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम आ रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल को आप देखें तो ये जो इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी थी वो के मैक्स है, हाफ mv मैक्स स्क्वायर, क्योंकि मैक्सिमम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को भी आप रोक ले गए हैं, और ये हो गया स्टॉपिंग पोटेंशियल की एनर्जी W। आप जानते हैं ना कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है W बाई क्यू, तो अगर वर्क एनर्जी निकालोगे तो V इंटू क्यू, तो V नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाला, इसलिए Q को इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो EV नॉट इसके बराबर है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन यहां तक नहीं पहुंच पाया है। दो बातें समझ में आई आपको। इससे क्या समझ में आया कि ये जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है ये इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ाई भी तो भी स्टॉपिंग पोटेंशियल वही मिला। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए यहां पे लिखा हुआ अंडरलाइन मैंने किया है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। यानी इंटेंसिटी बढ़ाने घटाने पर स्टॉपिंग पोटेंशियल पर कोई फर्क नहीं पड़ता या काइनेटिक एनर्जी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बढ़िया। अब आता है तीसरा इफेक्ट, तो इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो अब हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो हम क्या देखते हैं, जब हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ जाती है। ये देखिए न्यू1 न्यू2 न्यू3 है। अब आपने ऐसा इसका सेटअप किया कि सबके लिए सैचुरेशन करंट सेम हो, लेकिन ज्यादा फ्रीक्वेंसी यानी रेड कलर वायलेट कलर ऐसे का रंग बदले, तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट अगर आप यूज कर रहे हो तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा रखना पड़ेगा, कम फ्रीक्वेंसी की यूज कर रहे हो तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कम रखना पड़ेगा। इसका क्या मतलब है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ रहा है, मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। तो यहां पर यह एक बड़ी जबरदस्त बात दिमाग में आ जाती है कि काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। ठीक, तभी तो न्यू बढ़ाने पर के मैक्स बढ़ रहा है। अब इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन और स्टॉपिंग पोटेंशियल, यहां पर डिफरेंट मेटल्स की बात की गई। अगर हम दो मेटल ले लें, देखिए प्लॉट कर रहे हैं क्या, एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी में, ये फ्रीक्वेंसी है और यहां पर स्टॉपिंग पोटेंशियल है इस डायरेक्शन में, और ये दो मेटल्स हैं, मेटल ए मेटल बी, ये पूछा बहुत जाता है। तो जब दो मेटल्स को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो दोनों लाइंस आती हैं और दोनों पैरेलल लाइंस आती हैं, यानी स्लोप दोनों का सेम आता है। तो क्या क्या मिलेगा,
द स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज लीनियरली विद द फ्रीक्वेंसी। यहां पर आप देख रहे हैं जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे वैसे वैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा। तो पहली चीज ये आई। दूसरी, देयर एग्जिस्ट से सर्टेन मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इस वाली ये जो पॉइंट है ये जो, अरे क्या दबा दिया, ये जो मिनिमम, ये जो पॉइंट आ रहा है, ये जो पॉइंट आ रहा है, ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, जिससे नीचे की फ्रीक्वेंसी अगर आप रखेंगे तो कोई भी एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। दोनों का सेम स्लोप आ रहा है जैसा आप देख पा रहे हैं। तो इन दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट होंगी लेकिन स्लोप सेम होंगे। ये दो अलग अलग मेटल्स की बात की गई है। अब जो मैंने आपको पढ़ाया उसी का ये एक तरह से समरी है कि इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी देखा था, तो फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी, फिक्स्ड पोटेंशियल, इंटेंसिटी नहीं फिक्स थी, तो करंट जो थी वो इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल थी, लीनियर ग्राफ आया था। इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल देखा, फ्रीक्वेंसी फिक्स रखी, इंटेंसिटी फिक्स रखी, लेकिन पोटेंशियल को फिक्स नहीं रखा। तो इसमें दो तीन बातें सामने आई कि इन पोटेंशियल बढ़ाने पर आपकी करंट शुरू में, ये आई लिखो, करंट शुरू में बढ़ती है और उसके बाद सैचुरेट हो जाती है मैक्सिमम वैल्यू। फिर ये जो सैचुरेशन करंट है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करती है। उसके बाद हमने क्या देखा कि कट ऑफ या स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है वो डिपेंड नहीं करता इंटेंसिटी पर। स्टॉपिंग पोटेंशियल काइनेटिक फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर बढ़ता है। फिर इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी नॉट फिक्स, बाकी सब सेम रखा, समझ लो। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट यहां से निकला। और दूसरी बात यह है कि ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी तो ग्रेटर द काइनेटिक एनर्जी, ये बात यहां पे पकड़ में आई। अब आप क्या कहते हैं, जो ऑब्जर्वेशंस आए थे उनको देखकर यहां पर कुछ लॉज बनाए जाएंगे। पहले तो ऑब्जर्वेशन लिख रहे हैं, फिर लॉज होंगे, फिर उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश होगी। तो काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम है वो प्रोपोर्शनल रही फ्रीक्वेंसी के। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम की फ्रीक्वेंसी है तो कोई एमिशन नहीं होगा, ये हमने ऑब्जर्वेशन में देखा। करंट इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल आई, लीनियर। और दूसरी सैचुरेशन करंट वाला कॉन्सेप्ट कि आप शुरू में रिटार्डिंग पोटेंशियल बढ़ाए तो सैचुरेट कर जाती है पोटेंशियल, और ज्यादा इंटेंसिटी करने पर ज्यादा सैचुरेशन करंट मिलेगी। और फॉर एमिशन न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, आपने देखा कि दो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट है लेकिन पैरेलल ग्राफ मेटल ए मेटल बी के आते हैं। ये जब स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन में हम ग्राफ खींचते हैं। अब इसके ऊपर हमने लॉज बना दिए, ये तो ऑब्जर्वेशन था। अब लॉज क्या रहा कि के मैक्स इज प्रोपोर्शनल टू न्यू, यानी काइनेटिक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर बढ़ेगी। और के मैक्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है कि जो के मैक्स है वो इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट होता है, ये ध्यान रखिएगा। इंटेंसिटी बढ़ाओ या घटाओ, काइनेटिक एनर्जी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये इंस्टेंट प्रोसेस था। ये दो लॉज ये रहे और दो ये रहा। अगली बात कि जैसे ही आपका यूवी रेज हिट करता है फोटोन उसका, वैसे ही फट से आपका फोटो इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। तो यहां पर जो समय लग रहा है निकलने का 10⁻⁹ सेकंड है, विच इज वेरी वेरी लेस, लगभग इंस्टेंट प्रोसेस है। ये लॉज बन गए। अब क्या हुआ कि जो क्लासिकल वेव थ्योरी थी, यानी जो ये मानती थी कि जो लाइट वेव्स होती हैं वो वेव है, क्योंकि इंटरफ्रेंस डिफ्रैक्शन जो आपने पढ़ा चैप्टर 10 में, वो तो वेव नेचर है। तो अगर ये वेव नेचर है तो इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को वेव नेचर से समझाने की कोशिश की गई और समझा नहीं पाया गया, फेल हो गई वो थ्योरी। क्यों? इंडिपेंडेंस ऑफ के मैक्स ऑन इंटेंसिटी। अब क्या होता है कि जो वेव थ्योरी होती है उसमें इंटेंसिटी बढ़ाने पर एनर्जी बढ़ जाती है, तो के मैक्स क्या होगा, वो बढ़ना चाहिए। जब ज्यादा एनर्जी फॉल करने लगी मेटल प्लेट पे तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी मिलेगी और उसके बाद पार हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा यहां हो तो रहा नहीं था। इंटेंसिटी बढ़ाने पर के मैक्स नहीं बढ़ी थी, फेलियर। दूसरा, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब इन्होंने कहा कि भैया मान लीजिए कोई हम यूवी रेज डाल रहे हैं, मान लीजिए 1 मिनट के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकला तो हम 1 घंटे तक डाल देंगे, 1 दिन के लिए डाल देंगे, 1 साल के लिए डाल देंगे, तभी तो निकलेगा, क्योंकि धीरे धीरे एनर्जी मिलेगी और जब इतनी मिल जाए कि निकलने लायक है तो निकल जाएगा। लेकिन होता क्या है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम की अगर फ्रीक्वेंसी है तो वो कभी नहीं निकलता इलेक्ट्रॉन। इसको भी समझा नहीं पाए क्लासिकल वेव थ्योरी से। और दूसरा कि इंस्टेंटेनियस नेचर। अब ये कहा गया कि भाई जब भी ये जो मेटल प्लेट्स होती हैं इस पे जो वेव के हिसाब से वेव फ्रंट पड़ती है, तो वेव फ्रंट यहां पड़ेंगी तो छोटा सा हिस्सा ही एनर्जी कंज्यूम करेगा मेटल प्लेट का, तो इसको थोड़ा सा समय लगेगा इतनी एनर्जी लेने में कि इलेक्ट्रॉन निकाल पाए।
लेकिन ये तो इंस्टेंट प्रोसेस है, तो ये भी फेल कर गया कि भैया क्यों हो रहा बताओ। ये इसलिए क्लासिकल जो वेव थ्योरी थी ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाने में कामयाब नहीं रही। अब एक हीरो आते हैं आइंस्टाइन 1905 में, इन्होंने ये चीजों को एक्सप्लेन किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। क्या क्या बातें कही? पहले इन्होंने कहा कि भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात की। इन्होंने कहा कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ टू पार्टिकल। इन्होंने कहा कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो दो पार्टिकल का इंटरेक्शन है, एक तो यूवी रेस का आने वाला फोटोन और निकलने वाला इलेक्ट्रॉन, तो दो पार्टिकल के बीच की टक्कर है ये। अच्छा, दूसरा इन्होंने कहा कि मेटल जो सरफेस होती है इससे बाहर निकलने के लिए इलेक्ट्रॉन को एक मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलता है ना इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, ये खट से पॉजिटिव हो जाता है, तो इसको खींच लेता है, पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन खींच लेता है। तो अगर इसको छोड़ के जाना है तो इसको कुछ एनर्जी चाहिए, इसलिए वर्क फंक्शन पिक्चर में आ जाता है कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लीव द मेटल प्लेट। अब तीसरी बात कि जो आप एनर्जी देते हैं इंसिडेंट फोटोन से, यूवी रेस से, वो दो भागों में इस्तेमाल होती है। एक तो मान लीजिए अंदर है बाउंड इलेक्ट्रॉन, तो सतह तक आने में, सरफेस तक, फिर सरफेस के बाद मतलब वर्क फंक्शन में लगी जो मिनिमम है, और उसके बाद जो बची एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में चली गई। तो एक तो खर्चा हुआ वर्क फंक्शन में, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद इजेक्शन के बाद अगर बची तो उतना कैरी कर ले गया, है ना। तो ये दो पार्ट में इसकी एनर्जी कैरी होगी। अब इसके बाद उन्होंने एक इक्वेशंस दे दी जिसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। इन्होंने कहा जो जो फोटॉन्स पढ़ रहे हैं, अगर 100 फोटॉन्स पढ़ेंगे तो मुश्किल से एक फोटो इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा, लेस देन 1%। इतनी कम चांसेस होते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए। अब ये एनर्जी, पढ़ने वाली फोटोन की एनर्जी दो भागों में इस्तेमाल हो रही है, एक तो वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। के मैक्स इधर रखिए तो हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर के बराबर होता है, एच न्यू में वर्क फंक्शन घटा दीजिए। ये आइंस्टाइन की इक्वेशन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, और ये दूसरी वाली भी वही चीज कहती है। तो के मैक्स हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, है ना। ये वर्क फंक्शन की जगह एच न्यू नॉट आपने यहां पर रख दिया है। तो ये दोनों जो इक्वेशंस हैं ये आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशंस हैं। अब इसकी बेसिस पे इन्होंने जो प्रॉब्लम्स थी उनका एक्सप्लेनेशन दिया, जो ऑब्जर्वेशन थे, जो लॉस थे। उन्होंने कहा कि भाई एक्सप्लेनेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी बढ़ाने पर करंट बढ़ रही थी, हमने देखा। तो क्यों बढ़ रही है? इन्होंने कहा जब इंटेंसिटी बढ़ाते हो तो फोटोनों की, यूवी रेस से जो फोटोन आ रहे हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है। पहले 100 फोटोन थे तो अब 1000 आ रहे हैं। तो जब वो 1000 आएंगे और मेटल प्लेट से टकराएंगे तो नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा होंगे। पहले 100 लोग टकरा रहे थे तो एक निकल रहा था, अब 1000 टकराएंगे तो कौन 9-10 निकल आए, तो इसलिए ज्यादा इलेक्ट्रॉन का एमिशन है। इसका मतलब है करंट का बढ़ना। दूसरी बात, अब ये जो इक्वेशन उन्होंने बना रखी थी आइंस्टाइन साहब ने, इन्होंने कहा कि अगर आप यहां पर न्यू की वैल्यू आप न्यू नॉट से छोटी कर दो, ये देखिए एच ले लो और ये न्यू माइनस न्यू नॉट, अगर हम न्यू की वैल्यू न्यू नॉट से छोटी कर दें तो ये टर्म निगेटिव आ जाएगा, के मैक्स निगेटिव। और काइनेटिक एनर्जी कभी निगेटिव होती नहीं है, वो तो जीरो हो सकती है मिनिमम, हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर एम पॉजिटिव, वी मैक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव। तो ये अगर काइनेटिक एनर्जी निगेटिव आ रही है तो ये मीनिंगलेस है, कोई मतलब नहीं है। इसलिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट पिक्चर में वैलिड है। ये भी बात पकड़ में आई। तीसरी बात उन्होंने कहा कि अगर न्यू को आप न्यू नॉट से ज्यादा देते हैं, ये देखिए इक्वेशन में, अगर आप न्यू को न्यू नॉट से ज्यादा देते हैं तो ये पूरा टर्म न्यू के प्रोपोर्शनल हो गया, मतलब के मैक्स इज प्रोपोर्शनल टू न्यू। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगी। ये भी बात समझ में आ गया। अब इन्होंने एक चीज और बताई कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है वो इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट होती है। क्यों? क्योंकि जब आप इंटेंसिटी बढ़ाते हो तो नंबर ऑफ फोटोन बढ़ते हैं, ना कि एक फोटोन की एनर्जी। तो 100 की जगह 1000 फोटो इलेक्ट्रॉन आएंगे लेकिन उतनी ही एनर्जी सबके पास रहेगी, एक के पास उतनी ही रहेगी। इसलिए जो हिट करने वाला फोटोन है वो ज्यादा एनर्जी से नहीं हिट करेगा, तो निकलने वाला भी ज्यादा एनर्जी से नहीं निकलेगा। ये भी बात कंप्लीट हो गई। अगली बात इन्होंने कहा कि क्योंकि ये पार्टिकल पार्टिकल के बीच की टक्कर है इसलिए ये इंस्टेंट प्रोसेस है।
लैग नहीं है। एक पार्टिकल स्कूटी से जा रहे, साइकिल से जा रहे, स्कूटी से भिड़ गए, तुरंत चोट लग जाएगी, समय थोड़ी लगेगा 10 मिनट बाद असर हो। तो ये इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला 1921 में, आइंस्टाइन साहब को, बड़ा तगड़ा। खैर, अब डिटर्मिनेशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट वर्क फंक्शन, जब आप ग्राफ खींचते हैं वी नॉट में और यहां फ्रीक्वेंसी में, तो ये होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और यहां पर एच निकालने का फॉर्मूला जो है मैं सीधे बता रहा हूं, ई इंटू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा न्यू। ये डेल्टा वी होता है दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, है ना ये। और दूसरा ये जो वाई इंटरसेप्ट होता है, ये पॉइंट, ये आपका वर्क फंक्शन निकाल देता है। ये जो वाई इंटरसेप्ट है, ई इंटू वाई इंटरसेप्ट कर देंगे तो वर्क फंक्शन निकल आएगा, ये निकालने का तरीका। और क्योंकि ये स्लोप की बात है तो स्लोप h बाई ई होता है यहां से, तो ये इसके बराबर, ये याद कर लीजिए दोनों आप, है ना, रिवीजन में याद आ गया होगा आपको। अब डुअल नेचर ऑफ मैटर, अब ये तो बात जो हुआ कि चैप्टर 10 में हमने पढ़ा था कि इंटरफ्रेंस और डिफ्रैक्शन, ये सारी बातें वेव है। अब यहां पर हमें ये मानना पड़ा कि भाई यूवी रेस के बाद फोटोनिक नेचर है, पार्टिकल नेचर है, तो अब क्या हो गया, वेव के पास दोनों नेचर है। क्योंकि इंटरफेरेंस समझाने के लिए वेव मानना जरूरी है, हमारी मजबूरी है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाने के लिए पार्टिकल नेचर मानना हमारी मजबूरी है। इसका मतलब है कि जो लाइट है उसके पास डुअल नेचर है, वेव नेचर भी है, पार्टिकल नेचर भी है। ठीक है साहब, बढ़िया। अब उसके बाद एक आर्ग्यूमेंट आया डिब्रॉय से, ये ब्रॉगली लिखते पढ़ते डिब्रॉय हैं, तो उन्होंने कहा कि भैया ऐसा है कि जब हमारा वेव के पास दोनों नेचर है तो पार्टिकल के पास काहे दोनों नेचर ना हो। क्योंकि जो नेचर है वो उसको सिमेट्री पसंद है, वो ऐसा भेदभाव नहीं करता, अगर एक को कोई चीज प्रदान की तो दूसरे को भी प्रदान करेगा, तो इसके पास भी होना चाहिए। इसको लेके वो पिल गए और इसके उन्होंने ये बताया कि भाई हमारे जो थ्योरेटिकल, उन्होंने बताया कि मैटर के पास भी जब वो मोशन में होंगे तो उनके पास एक वेवलेंथ, वेव लाइक प्रॉपर्टी होगी, और वो वेवलेंथ होगी h अपॉन पी, पी मतलब लीनियर मोमेंटम, h अपॉन mv, और इसे डिब्रॉय वेव बोला गया। ये क्या रहा, डिब्रॉय वेवलेंथ या डिब्रॉय वेव। अब इनकी रीजनिंग क्या थी कि जो यूनिवर्स है वो, आइंस्टाइन ने ये इक्वेशन दे दी थी mc², तो उन्होंने कहा पूरा यूनिवर्स या तो एनर्जी से बना है या मास किसी पार्टिकल से बना है। जब आप एनर्जी को मास में चेंज कर सकते हो और मास को एनर्जी में चेंज कर सकते हो, तो भैया जब वेव एनर्जी मास का नेचर पार्टिकल दिखा रहा है तो पार्टिकल भी एनर्जी का नेचर दिखाएगा, वेव वाला। दूसरा उन्होंने कहा नेचर ऑफ सिमेट्री, क्योंकि ए से बी अगर बन सकता है तो बी से ए भी बन के रहेगा। इसको लेके वो बहुत तगड़े तरीके से पुश किया चीजों को थ्योरेटिकली। बाद में ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड हुआ और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत ही ताकतवर, उसका इजाद हुआ। अगर आप गूगल करेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से बनी हुई देखी जाने वाली इमेजेस, तो आप चकित हो जाएंगे कितनी एक बैक्टीरिया इतना हाथी की जैसा आपको दिखाई पड़ेगा, इतना ज्यादा पावर होता है। खैर, इसे ये जो वेव थी इसे बोला गया मैटर वेव्स या डिब्रॉय वेव्स। ये जो मैटर वेव्स हैं ये मीडियम भी नहीं चाहिए चलने के लिए और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं होती, ध्यान रखिएगा। लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1/p, अगर लीनियर मोमेंटम बढ़ा तो लैम्डा कम हो जाएगा, और अगर रुकी हुई कोई चीज है, कोई मैटर, तो उसका लैम्डा इंफिनिटी होता है, फिर आप उसको मेजर नहीं कर पाएंगे। यानी किसी रुकी हुई, अगर ये पेन रुका हुआ है तो इसकी वेवलेंथ कुछ नहीं है, समझिए, क्योंकि हम मेजर ही नहीं कर पाएंगे। दूसरा कि डिब्रॉय ने कहा कि किसी पार्टिकल के पास चार्ज होने की जरूरत नहीं है मैटर वेव्स के लिए, चार्ज है या नहीं है उससे मैटर वेव्स का कोई लेना देना नहीं है। इसलिए ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं हो सकती, क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती थी वो उसका सोर्स था चार्ज पार्टिकल। तो जब चार्ज होना ना होना कोई मतलब नहीं रखता, तो ये मैटर वेव्स बिल्कुल डिफरेंट है। ये मैंने पूरा देखिए आपको चैप्टर फटाफट सॉलिड तरीके से रिवाइज कर दिया। अब क्योंकि एग्जाम करीब है तो वही क्वेश्चंस लगाइए जिस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में जिस पैटर्न के पूछे जाते हैं। तो मैंने आपके लिए 12th पीसीएम श्योर शॉर्ट क्वेश्चन, 12th पीसीबी श्योर शॉर्ट क्वेश्चन बना दिए हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे इसी पैटर्न के। ये 25 क्वेश्चन पर चैप्टर है जो आप आसानी से लगा सकते हैं, फुली सॉल्व है और 100% बोर्ड टारगेटेड क्वेश्चन है। बेसिकली निचोड़ है ये एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीवाईक्यूज 10 साल के उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लेटेस्ट ट्रेंड का।
यानी इसको लगाकर अपनी प्रिपरेशन को सुपर स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो जो बच्चे श्योर शॉट क्वेश्चन लगाना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसके स्टोर सेक्शन में जाइए, यहां पर श्योर शॉट क्वेश्चन दिखाई पड़ेगा, लेकर अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए और कॉन्फिडेंस फील कीजिए। थैंक यू वेरी मच। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।